बात की ज़रूरत है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझें। मुल्क की माशी पॉलिसी को लेकर के अगर आप बात करें तो दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक तो फिस्कल पॉलिसी हम कहते हैं, जो आमतौर से गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट कितनी आमदनी कहाँ से ला रही है और गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रही है। एक ये हुआ जिसको हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, जो मुल्क के सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। यानी मुल्क में एक तरफ तो सामान और सारी चीज़ें हैं, वेल्थ है, दूसरी तरफ पैसा है। पैसा अगर बहुत कम हो जाए तो ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाता है। और इसी को कंट्रोल करने का नाम को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यानी मुल्क में कितनी मकदार पैसे की होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में पैसा जाना चाहिए और कितनी कॉस्ट पे पैसे को किस सेक्टर में अवेलेबल होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें जो है वो मुल्क का सेंट्रल बैंक देखता है। यानी डायरेक्शन ऑफ मनी या और क्वांटिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी, ये तीन चीज़ें हैं जो कि मुल्क देखता है। अगर आप रघुराम राजन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जो हमारे करंट गवर्नर हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस को आपको उस तनाजुर में देखना पड़ेगा जिसमें इन्होंने चार्ज लिया था। पूरी दुनिया जो है 2009 और 2008 के क्राइसिस से उबर रही थी और उस क्राइसिस से उबरने की वजह से हिंदुस्तान में लिक्विडिटी ईज़ की गई थी। यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने चलाए थे और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन की शक्ल में आ रहा था और इन्फ्लेशन की वजह से गरीब आदमी शिकार होता है उस इन्फ्लेशन का। तो ऐसी सूरत में इन्होंने जब चार्ज लिया तो इनके पास एक तो ये था कि पहले मुल्क की इकनॉमी की क्रेडिबिलिटी को कैसे इस्टेब्लिश करें, एक चैलेंज ये था। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बड़ा चैलेंज था और इन्होंने बड़ी महारत के साथ इन दोनों पे कंट्रोल किया है। हमारे मुल्क की जो माशी पॉलिसी है, पूरी दुनिया को में आज उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रघुराम राजन के अपने स्टेचर का है, जो इन एडिशन टू गवर्नर होने के साथ साथ उनका है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एकेडमिशियन ऑफ द वर्ल्ड और उसकी वजह से मुल्क की माशी पॉलिसी को भी एतमाद मिला है, क्रेडिबिलिटी मिली है। और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, गवर्नमेंट की जो मुल्क की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के मिशन और विजन के साथ काम करती हैं। और अच्छी बात जिसकी तरफ इशारा किया हमारे फाजिल मुकर्रिर ने कि गवर्नमेंट ने उसमें टकराव के बजाय अपने विजन को देखा है। और जहाँ तक रघुराम राजन अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको फ्री हाथ दिया है, फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को तय करें। गवर्नमेंट का कहीं से भी ये नज़र नहीं आया आपने पिछले 2 सालों में जब से गवर्नमेंट है ये, कि उसने रघुराम राजन के रास्ते में कहीं कोई रोड़ा अटकाया हो उसकी पॉलिसीज़ के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि गवर्नमेंट मुल्क के जो रिज़र्व बैंक है या सेंट्रल बैंक है उसको अपनी पॉलिसीज़ मुल्क के विजन के साथ तय करने के लिए फ्रीडम है। मैं इन दोनों चीज़ों को लिंक नहीं कर पाऊँगा। मॉनेटरी पॉलिसी एक अलग मैटर है और इस्लामिक बैंकिंग एक अलग मैटर है। और जहाँ तक इकनॉमी के इम्पैक्ट की बात है, मैं तो इन्हीं से पूछ रहा था। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जितना ये बताएंगे उतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ। और माशाल्लाह इन्होंने बताया कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का, आई विश कि ही वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन ज़फ़र साहब, कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के एक इंस्टीट्यूशन है ICD, इस्लामिक कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। हालांकि वो नॉन मेंबर कंट्रीज़ में जाके काम नहीं करते और ये मेरे लिए बहुत बाजूबे की बात है, मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से, कि उन्होंने इस बात को सोचा कि हम हिंदुस्तान में अपना ऑफिस खोलेंगे और हिंदुस्तान के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन उन्होंने शुरू की है, जो कि इस्लामी तौर पे फाइनेंसिंग करेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान में पिछले 70-80 सालों में इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे जो कुछ हुआ है वो 5% भी नहीं होगा अगर ये $100 मिलियन की फिगर अगर कामयाब हो जाए।